Good morning, students. Welcome to the last lecture of metal and non-metal, that is chapter number 4. I am well here and I hope all of you are also well at your home, staying safe, the only measure left to control the pandemic. In the last chapter, we have studied about the chemical properties of metal. I have shown you about different reactions that takes place in case of metal. Today we will read about chemical properties of non-metal. That is not much more because it does not really shows different types of reactions with other elements or other particular acids or base. We will see each and everything. So let us start the topic, that is chemical properties of non-metal, and today we will also study about one type of reaction, that is displacement reaction, and after that we will finish by reading. We will conclude the chapter by reading the uses of metal. So let us start now. Chemical properties of metal. I must make you understand that non-metals do not react with acid. Non-metals do not react with acid. Non-metal generally react नहीं करते हैं एसिड्स के साथ. तो जब रिएक्ट ही नहीं करते तो कोई प्रॉपर्टी होगी ही नहीं, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. उसके बाद non-metals generally do not react with water. With water. नहीं. Next is non-metals generally do not react with bases, but sometimes when it reacts it forms complex reaction. मीन्स व्हाट कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है एसिड के साथ. दूसरी बात, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ. जनरली ये बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब एक्सट्रीम कंडीशन पर ले जाते हैं तो कभी कभी ये बेस के साथ रिएक्ट करता है. लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, इसीलिए इसको लेबोरेटरी पर्पस में रहने देते हैं और इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नॉन मेटल्स का जनरल केस में कोई रिएक्शन नहीं है बेस के साथ. आई होप इट इज क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नॉन मेटल में कोई भी, जैसे हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं उनमें सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, जिस वजह से वो रिएक्ट ना कर जाए हम उनको स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में. उसी तरह एक नॉन मेटल है फॉस्फोरस. इट इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल. मोस्ट रिएक्टिव non-metal that reacts so vigorously that it may cause explosion at room temperature.
So it is stored in water. जनरली क्या होता है बेटा कि फास्फोरस जो है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है कि इसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये जलता नहीं है, ये ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होना मतलब ये एक्सप्लोजन का मतलब ब्लास्ट होता है, और एक्सप्लोड अगर करेगा तो कहीं ना कहीं ये घर बर्बाद हो जाएगा, जो छोटे मोटे घर हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, इस तरह के एक्सप्लोजन करता है। जनरली मैं आपको इन अदर वर्ड्स बताऊं तो इसीलिए इसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं कि ये जलने ना लग जाए। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं, अगर ये इतना खतरनाक है तो इसके यूजेस क्या हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आप और मैं, हम सब जो क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उनमें जो बारूद होता है, क्रैकर्स के अंदर जो बारूद होता है वो क्या होता है, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं फास्फोरस। दूसरी बात कहेंगे क्रैकर्स के अलावा कहाँ यूज होता है, मैच स्टिक के ऊपर आपने देखा होगा जो लेयरिंग होती है जिससे वो जलता है, वो भी क्या है, फास्फोरस, वो रेड फास्फोरस होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो फास्फोरस के बारे में कहते हैं ये एक्सेप्शन है, फास्फोरस एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल है, एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। तो अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है जिसको हम किस में स्टोर करके रखते हैं, पानी में। क्यों? क्योंकि अगर पानी में स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये क्या कर देगा, एक्सप्लोड कर देगा, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा वो है जिसकी बात मैं कर रहा था सेकंड टॉपिक में, वो है एक रिएक्शन की बात मैं कर रहा था। उस रिएक्शन में क्या पढ़ना है हमें, उसके लिए जब मैंने आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था मेटल का, तो मैंने आपसे बताया कि रिएक्शन जो है वो इस तरह से होता है, सबसे ज्यादा Zn, फिर Fe, फिर Cu, फिर H मान लेते। अब क्या है कि यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा रिएक्टिव को लिख दिया है यहां पर, उससे कम और सबसे कम। आई होप क्लियर है। यहां पर जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, अगर हम समझ लेते हैं तो सबसे सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत बेसिक सा रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। क्या है ये, इसमें क्या होता है और हम करते क्या है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, यहां जो ये डिस्प्लेस लिखा है हटाना होता होगा, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, हटाना। और रिएक्शन हम जानते हैं कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करने की प्रवृत्ति। तो जब हम हटाने वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कौन किसको हटा सकता है। मान लीजिए अगर दो व्यक्ति हैं यहां, अगर दो व्यक्ति हैं यहां पर और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, कौन किसको धक्का देगा। हमारा आंसर होगा कि चूंकि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हटा देगा, इसको गिरा देगा नीचे। नहीं, क्यों? क्योंकि ये 5 न्यूटन ही लगा रहा है और फोर्स को हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस -5, क्योंकि -5 इधर की ओर है तो ये क्या आ जाएगा, 5 इधर की ओर, तो ये गिर जाएगा नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और यही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सा है। मीन्स व्हाट, कि जब भी हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि द रिएक्शन इन विच
a more reactive element displaces a less reactive element from chemical reaction. A less reactive element from chemical reaction. मीन्स वर्ड की ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को किससे रिमूव कर देता है, केमिकल रिएक्शन से। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो हम क्या कहेंगे, अगर हम मान लो जैसे सबसे ऊपर जिंक है और सबसे नीचे है H, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि H जो है वो कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। तो जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि Zn जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव, और ये H2 जो है ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शन कहता भी तो यही है, ये क्या कहता है रिएक्शन, ये कहता है कि अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा केमिकल रिएक्शन से, तो वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से H2 को रिएक्शन से हटा रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। यहां जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। इसी तरह अब देखिए Cu प्लस में H2SO4, अब यहां कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम इस को देखेंगे, यहां पर Cu H से ऊपर है, इसका मतलब Cu ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, फॉर्म क्या करेगा, CuSO4 और प्लस में H2 गैस। क्यों, क्योंकि H2 जो है वो H2 इज लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए ऐसा है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं ये कहूं Fe प्लस में CuSO4 क्या फॉर्म करेगा, Fe और Cu का रिलेशन देखो, Fe जो है वो ऊपर है किससे, Cu से, तो कहीं ना कहीं Fe प्लस में CuSO4, FeSO4 प्लस में Cu। ये जितने भी इक्वेशन मैंने आपको दिया है वो सब के सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन के रूप में मौजूद है। नहीं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर नेल्स आर प्लेस्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, या आयरन नेल्स इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो फेरस सल्फेट फॉर्म करता है और कॉपर को रिमूव कर देता है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मोर रिएक्टिव जो है वो अपने से कम रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा रिएक्शन से, और इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from a chemical reaction is called displacement reaction. I hope ये clear हो गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इन चार के पोजीशंस को याद रखना। जो सबसे ऊपर वो मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस की हम बात करते हैं, जो कि सिंपलेस्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। यूजेस क्या है इनके, मेटल्स की अगर हम बात करें
या नॉन मेटल्स की भी हम बात कर लेंगे अभी। तो मेटल और नॉन मेटल के यूजेस की अगर हम बात करें, यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल्स, ठीक है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेटल, बहुत आसान, यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गहने बनाने में काम आता है, ज्वेलरी बनाने में काम आता है मेटल। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ठीक है। नॉन मेटल्स, they are not used generally for making jewelry, except किसके, तो हमारा आंसर होगा एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं या बनाते हैं जिसकी। उसके बाद यूज फॉर मेकिंग कंडक्टिंग वायर्स, ताकि करंट को ले जाया जा सके। They are used for making variety of items, like lubricant, glass cutter, etc. etc. They can be used as ringing bells also. फोर्थ पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें थर्ड पॉइंट में, तो ये है दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। अब इसके ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं, हमने 3 यूजेस को डिस्कस कर लिया जो कि सफिशिएंट है। मेटल्स का यूज ज्वेलरी बनाने में होता है, कंडक्टिंग वायर्स जैसे होता है, टेस्टर्स होता है, इनमें होता है। उसके बाद रिंगिंग बेल्स को बनाने में या मेटेलिक कोई भी सब्सटेंस बनाने में काम आता है, जैसे कि टीन का यूज करते हैं हम, या फिर मान लो जैसे हम आयरन का यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स बनाने के लिए। उसी तरह नॉन मेटल में जनरली तो यूज नहीं होता है ज्वेलरी में, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका हम यूज करते हैं ज्वेलरी को बनाने में। साथ ही उनकी जो प्रयोगता है वो इसमें भी है कि वो इंसुलेटर्स को बनाने के साथ साथ ग्लास कटर और ल्यूब्रिकेंट जो ऑयल होता है उनको भी बनाने में काम आता है। उसके बाद इनका यूज क्लॉथ्स को बनाने में भी किया जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे यूजेस हैं, और इसी के साथ हम इस चैप्टर को भी कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और आई होप आप इन लेक्चर्स को देखकर कुछ सीखेंगे ताकि आपकी समझ में आएगा जब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन इसको ध्यान से देखिए, समझिए और इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। गॉड ब्लेस।